कैलाश मानसरोवर यात्रा जल्द ही शुरू हो सकती है। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन दौरे पर हैं। उन्होंने बुधवार को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। आपको बता दें, चीन ने पिछले साल 5 सालों से कैलाश मानसरोवर यात्रा भारतीयों के लिए बंद कर रखी है, लेकिन नए साल में इस यात्रा के फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद बन गई है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर फिर लगेगा आस्था का मेला। हिंदुओं की आस्था के महत्वपूर्ण धाम में फिर जुटेंगे श्रद्धालु। पांच साल बाद फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। 5 साल के बाद बीजिंग में दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें 6 मुद्दों पर सहमति बनी। भारत की ओर से इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की तरफ से वहां के विदेश मंत्री वांग यी शामिल हुए। इस अहम बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सीमा विवाद पर विस्तृत चर्चा की। दोनों पक्ष न सिर्फ सरहद पर शांतिपूर्ण हालात कायम करने को सहमत हुए, बल्कि इस बात की सहमति भी बनी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। अनादिकाल से ही सनातन धर्म को मानने वाले आस्थावान हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में मौजूद कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते रहे हैं। सनातन धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और मां पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। यही वजह है कि हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सके। लेकिन कोरोना काल में इस यात्रा पर ऐसा ग्रहण लगा कि फिर ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई। कैलाश मानसरोवर यात्रा साल 2020 से बंद है। कोविड महामारी की वजह से भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें बंद कर दी गई थीं और प्रतिबंध हटने के बाद भी वे फिर से शुरू नहीं हुई। तभी से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बंद है। चीन ने पिछले साल नेपाल के रास्ते अपनी सीमाएं खोली, लेकिन भारतीयों के लिए नियम काफी सख्त कर दिए। फीस बढ़ाने समेत कई पाबंदियां लगा दी गईं, जिससे भारतीयों के लिए कैलाश यात्रा पर जाना तकरीबन नामुमकिन हो गया। लेकिन अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 5 साल बाद हुई मुलाकात के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमति बन गई है। जाहिर तौर पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच मुलाकात की ये तस्वीर आपसी सुधरते संबंधों को साफ तौर पर बयां कर रही है। भारत और चीन के बीच जिन 6 मुद्दों पर सहमति बनी है, उनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा के अलावा नाथुला बॉर्डर व्यापार और ट्रांस बॉर्डर नदियों पर डेटा शेयरिंग शामिल है। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और आपसी भरोसे को बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। ईस्टर्न लद्दाख में 4 साल के लंबे गतिरोध के बाद संबंधों की बहाली के मद्देनजर बॉर्डर समेत सभी मुद्दों पर बात करने के लिए एक मैकेनिज्म बना था, जिसकी आखिरी बैठक दिसंबर 2019 में हुई थी और अब 5 साल बाद हुई है, जिसमें मानसरोवर यात्रा को शुरू करने को लेकर बड़ी सहमति बनी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून माह में शुरू होगी, लेकिन इसकी तैयारियां जनवरी से ही आरंभ हो जाती हैं। उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाले नए साल के जनवरी महीने में मानसरोवर यात्रा को लेकर प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात शीतकालीन चारधाम यात्रा की कर लेते हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुखवा में भक्ति की मनमोहक धारा बह रही है। इस विशेष अवसर पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने लोगों से इस शीतकालीन चारधाम यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। इस शीतकालीन यात्रा में शंकराचार्य चारों धामों के शीतकालीन पूजा स्थल में जाकर पूजा अर्चना के लिए निकले हैं और श्रद्धालुओं से इस यात्रा में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। ये शंखनाद है चारधाम से जुड़ी शीतकालीन यात्रा का। ये दिव्य रंग है उत्तराखंड के मुखवा में गंगा आरती का। ये विशेष छटा है पहाड़ों में भक्ति उत्सव की खुशी की।
शीतकालीन चार धामों में से एक मुखी मठ यानी मुखवा में पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ शीतकालीन यात्रा के लिए आवाहन किया गया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अगुवाई में यमुना जी के शीतकालीन पूजा स्थल खरसाली में 16 दिसंबर को शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ हुआ था और इसी यात्रा की दूसरी कड़ी का आयोजन मां गंगा के पावन धाम गंगोत्री के मुखवा में हुआ। इस शीतकालीन यात्रा में शंकराचार्य चारों धामों के शीतकालीन पूजा स्थल में जाकर पूजा अर्चना के लिए निकले हैं और श्रद्धालुओं से इस यात्रा में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन इस शीतकालीन यात्रा में जितना आह्लाद, जितना आनंद आ रहा है, ये अवर्णनीय है। इसलिए ये तो आनंद को लूटने की हमारी यात्रा हो रही है। आध्यात्मिक आनंद को इतना अधिक यहाँ इस समय उपलब्ध कर पा रहे हैं हम लोग, शायद ही कहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी यात्रा हम लोगों की हो रही है और हम तो यही सोचते हैं कि जो लोग इस आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर सकते थे, क्यों वो घर में बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि हर वो सनातनी जो आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है, इस समय उसको निकलना। परंपरागत रूप से चार धाम की तीर्थ यात्रा अप्रैल या मई में शुरू होती है और सर्दियों की शुरुआत के साथ दीपावली के समय समाप्त होती है। सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी होती है और यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए देवी देवताओं की डोलियों को पास के मंदिरों में ले जाया जाता है, जहां इनकी पूजा की जाती है। सर्दी के मौसम में भगवान केदारनाथ की डोली ऊखी मठ में, तो भगवान बद्रीनाथ की डोली जोशी मठ पहुंचती है, जबकि देवी गंगा की डोली को मुखवा लाया जाता है और देवी यमुना की डोली को सर्दियों के दौरान खरसाली के शनिदेव मंदिर में रखा जाता है। खरसाली के बाद मुखवा में भी शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हैं। इस यात्रा दल में 10 राज्यों के 100 से अधिक तीर्थयात्री इस यात्रा में शामिल हैं। निश्चित रूप से यह यात्रा जो चल रही है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे और अधिक से अधिक संख्या में तीर्थयात्री यहाँ करके शीतकालीन पूजा स्थलों में दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करें। इस शीतकालीन चारधाम यात्रा का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ ही 12 महीनों भक्तों को चारधाम के दर्शन करवाना है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, आज से 24 दिन के बाद प्रयागराज में महाकुंभ आरंभ होगा। महाकुंभ को भव्य, दिव्य और अद्भुत बनाने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इन तैयारियों की झलक ड्रोन कैमरा से ली गई। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रद्धालुओं के स्नान के लिए घाट तैयार हैं। ठहरने के लिए टेंट सिटी तैयार कर ली गई है। सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रशासन अलर्ट है, तो वहीं आने जाने के लिए ट्रेन और बसों का भी पूरा इंतजाम कर लिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, लिहाजा महाकुंभ की बड़ी तैयारी चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही शहर भर को सजाने संवारने का काम भी तेजी के साथ जारी है। फ्लाई होगा सर, और एक ही पोजीशन पे हम रोक के इसको सराउंडिंग्स को मॉनिटर करते हैं। सो डिस्टेंस पे हम नहीं भेजते इसको, एक ही लोकेशन पे हाइट पे पहुंचा के कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते हैं सर्विलांस पर्पस के लिए। यस। क्या क्या काम करता है ये? तो सर ये मेनली वीडियोज कैप्चर करता है और वो डे और नाइट्स दोनों का तरह का वीडियो कैप्चर कर पाएगा, जिससे हमारा लाइक सराउंडिंग का मूवमेंट का पता चल पाए सर्विलांस को। दूर का कैप्चर कर सकते हैं? सो इसका कैप्चर रेडियस है चाहे वो कारगिल युद्ध रहा हो, उन सारे युद्ध में जो शहीद हुए जवानों को चित्रों के जरिए दीवारों पर दर्शाया गया है। यानी जहां प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालु या आम आदमी देश के सनातन धर्म को जानेंगे, तो वहीं देश में के नाम शहीद होने वाले जवानों को भी इस पेंटिंग के जरिए जानेंगे। जीटी रोड से जुड़े आर्मी के इलाके की दीवार से लेकर मनकामेश्वर आर्मी इलाके की दीवार तक भारतीय सेना और उसके साजो सामान से जुड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई है। देश की सीमाओं पे दिन रात मेहनत करके हमें बचा रहे हैं और हमारे सभी देशवासियों को, हमारी सभी गरीब से बड़ा यहाँ पे कोई जाना नहीं जाता है कि जितनी इनकी प्रशंसा करे वो कम है हमारे देश में, क्योंकि इनकी वजह से हम सुरक्षित है, आप सुरक्षित है और हमारा देश सुरक्षित है।
विजय दिवस की वीर गाथा से जुड़ी इन पेंटिंग्स को देखने लगातार लोग पहुंच रहे हैं और इन पेंटिंग्स के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। 1971 में हमारा पाकिस्तान से हमने जब बांग्लादेश को अलग करवाया गया था, जो उसमें डॉक्यूमेंट साइन किए हुए गए, तो वीरता के लिए वो भी दिखाया गया है। 1919 कारगिल वार में जो हमने विजय गाथा जो हमने की थी, जवानों ने हमारे, वो भी इसके अंदर दर्शाया गया। वो काफी अच्छा लगता है, हमको काफी मोटिवेशन मिलता है इससे और बहुत गर्व होता है। दीवालों पे पेंटिंग में बताया गया कि हाँ हमारे जो जवान हैं शहीद हुए, उनको दर्शाया गया। और दूसरी बात ये हमारे पावन धरती, प्रयाग की पावन धरती पे इतना बड़ा मेला, महाकुंभ मेला है। देश की दुनिया से लोग आएंगे, यहाँ देखेंगे, हमारे सैनिकों के बारे में देखेंगे, हमारी पेंटिंग को देखेंगे, हमारे गर्व करेंगे हमारे सैनिकों को। महाकुंभ में आने वाले लोग धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के अलावा भारत को हर तरह से जान सके, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने के लिए एक नया सर्वे वेसल नौसेना को शामिल किया गया है। आईएनएस निर्देशक गहरे समंदर की सटीक मैपिंग कर सकता है। इस सर्वे वेसल से नौसेना को समंदर में अपनी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। समंदर में हिंदुस्तान का नया सिपहसालार, मरीन साइंस में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल, नेविगेशन और समंदर में सर्वे का एक्सपर्ट आईएनएस निर्देशक। अत्याधुनिक तकनीक और विश्व स्तरीय उपकरणों से लैस इस विशाल सर्वे वेसल को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हो गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कल विशाखापत्तनम में आईएनएस निर्देशक को नौसेना में शामिल किया। आईएनएस निर्देशक के शामिल होने से नौसेना को समंदर में नई ताकत मिल गई है। ये सर्वे वेसल उन तमाम खूबियों से लैस है जो इसे समंदर का ऑलराउंडर बना देती है। इसकी मदद से समंदर में मुश्किल ऑपरेशन को भी बड़ी आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। आईएनएस निर्देशक की लंबाई 110 मीटर है। इसका वजन 3800 टन है। आईएनएस निर्देशक 25 दिनों तक लगातार समंदर में रह सकता है। इसकी रफ्तार 18 नॉटिकल माइल्स है। ये मल्टी बीम इको साउंडर से लैस है। इसमें साइड स्कैन सोनार भी लगे हैं। समुद्री सर्वेक्षण के लिए इसमें हाइड्रोग्राफिक उपकरण लगे हैं। इनसे महासागरों का सटीक नक्शा तैयार किया जा सकेगा। यही नहीं, इस सर्वे वेसल में ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल और रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल भी मौजूद हैं। इनकी मदद से गहरे समंदर में भी सुरक्षित नेविगेशन और मैपिंग की जा सकती है। पर्यावरण से जुड़ी स्टडीज में भी ये वेसल बेहद कारगर साबित होगा। सर्वे वेसल का इस्तेमाल नेविगेशन और समुद्री सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। इससे नौसेना को समंदर की गहराइयों और समंदर की चुनौतियों को समझने में मदद मिलती है। ये वेसल नौसैनिकों को समंदर का नक्शा मुहैया कराते हैं, जिससे उन्हें समंदर में रणनीति बनाने में मदद मिलती है। आईएनएस निर्देशक जैसे सर्वे वेसल नौसेना की ताकत बढ़ाने के साथ साथ समुद्री कूटनीति में भी बेहद मददगार साबित होते हैं। इनसे भारत की समुद्री क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही इन सर्वे वेसल का इस्तेमाल मित्र देशों की मदद के लिए भी किया जाता है। हिंद महासागर में इस आधुनिक सर्वे वेसल की मौजूदगी ही समंदर में हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराएगी। कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने इस सर्वे वेसल का निर्माण किया है। 80% स्वदेशी तकनीक से बना यह जहाज समंदर में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल भी बन गया है। आईएनएस निर्देशक भारतीय नौसेना का दूसरा बड़ा सर्वे वेसल है। ये 2024 में रिटायर हुए सर्वे वेसल विक्रांत का ही रिफाइंड वर्जन है। समंदर को गहराई से समझने और आधुनिक मैपिंग की मदद से रक्षा की रणनीति बनाने में आईएनएस निर्देशक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जिंदगी का कोई भी पहलू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता नहीं है। अपने इस खास सेगमेंट में हम रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज की एआई स्टोरी पर।
चलिए अब एक गुड न्यूज जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। लंदन, एडिनबर्ग, म्यूनिक के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे स्ट्रोक से पीड़ित मरीज का इलाज बड़ी आसानी से किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है जो मेडिकल साइंस में पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर क्षेत्र में धूम मचा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसका जमकर इस्तेमाल होने लगा है। ऐसा ही एक डिवाइस लंदन, एडिनबर्ग और म्यूनिक के वैज्ञानिकों ने बनाई है जिससे स्ट्रोक से पीड़ित मरीज का इलाज आसानी से तो किया ही जाएगा बल्कि उसे फिर से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। नया AI सॉफ्टवेयर स्ट्रोक के समय को अधिक सटीक रूप से बताएगा, साथ ही स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के मस्तिष्क स्कैन को पढ़ सकता है और चिकित्सकों को ये फैसला लेने में सहायता कर सकता है कि क्या इसका प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है। इस नई तकनीक का मकसद अस्पताल के वातावरण में रोगियों के लिए जल्दी और सटीक आपातकालीन उपचार प्रदान करना है। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि स्ट्रोक कब शुरू हुआ, क्योंकि स्ट्रोक के बाद उपचार केवल शुरुआती चरणों में ही प्रभावी होते हैं। किसी भी देरी के परिणाम स्वरूप और अधिक नुकसान हो सकता है। डॉक्टर पॉल बेटली, जिन्होंने इस रिसर्च का नेतृत्व किया था और जो इंपीरियल कॉलेज हेल्थ केयर NHS ट्रस्ट में एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, उनका कहना है कि अभी इस्तेमाल में लाई जाने वाली तकनीक की तुलना में ये सॉफ्टवेयर इलाज की संभावना को दोगुना कर देता है, क्योंकि स्ट्रोक के इलाज में हम ये पता नहीं कर पाते हैं कि स्ट्रोक कब शुरू हुआ। अब इस सॉफ्टवेयर से हम सही तरीके से सही व्यक्ति को इलाज दे पाएंगे। Challenge is knowing when a stroke has happened and how quickly it's developing over time. And this helps us know when we should be giving these drugs or surgical treatments that can help people, but we've got to give these treatments to the right people at the right time. इस डिवाइस से आपातकालीन स्थिति में भी करीब 50% अधिक रोगियों को सही उपचार के साथ उचित इलाज भी मिल सकेगा। आपको बता दें कि स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति अवरुद्ध या कम हो जाती है, जिससे मस्तिष्क के ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। फिर मस्तिष्क की कोशिकाएं जल्दी मरने लगती हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि नए सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से स्ट्रोक से पीड़ित लोगों को सही समय पर उचित के साथ सटीक इलाज उपलब्ध कराने में सुविधा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंतरिक्ष की पहेलियां सुलझाने में इंसान बरसों से लगा है, लेकिन अभी भी इस अनंत अंतरिक्ष में ऐसे तमाम रहस्य छिपे हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। आपने इस खास सेगमेंट में हम अंतरिक्ष से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चीन के एक अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस वॉक का कीर्तिमान बना दिया है। इस एस्ट्रोनॉट ने लगातार 9 घंटे तक स्पेस क्राफ्ट से बाहर स्पेस वॉक किया। स्पेस वॉक बेहद जटिल काम है और इसे सफल बनाने के लिए एस्ट्रोनॉट और ग्राउंड स्टाफ मिलकर काम करते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। अंतरिक्ष में ये चहलकदमी अब एक विश्व कीर्तिमान बन चुकी है। चीन के अंतरिक्ष यात्री काई जूझे ने सबसे ज्यादा वक्त तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। काई जूझे चीन के शेनझाओ 19 स्पेसक्राफ्ट के क्रू मेंबर हैं। उन्होंने मंगलवार को एक साथ 9 घंटे तक एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी की। इससे पहले चीन के किसी एस्ट्रोनॉट ने ये मुकाम हासिल नहीं किया था। एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी अंतरिक्ष में सबसे मुश्किल कामों में माना जाता है। इसमें एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर काम करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अमूमन स्पेस वॉक या अंतरिक्ष यान में किसी तकनीकी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए ही स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलते हैं। एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के पास सिर्फ स्पेस सूट का सहारा होता है। यह अत्याधुनिक सूट ही एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष के खतरों से बचाता है। इस कामयाबी को हासिल करने में शेनझाओ 19 स्पेसक्राफ्ट के क्रू मेंबर्स के साथ साथ ग्राउंड स्टाफ ने भी काई जूझे की पूरी मदद की। एस्ट्रोनॉट वैंग हाओजे ने स्पेसक्राफ्ट के अंदर से स्पेस वॉक करने वाले एस्ट्रोनॉट काई जूझे को सपोर्ट किया। शेनझाओ 19 स्पेसक्राफ्ट के एस्ट्रोनॉट्स का ये 17वां स्पेस वॉक था। इस स्पेस वॉक को पूरा करने के बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स ने ग्राउंड स्टाफ को भी शुक्रिया कहा।
क्योंकि स्पेस वॉक के दौरान ग्राउंड स्टाफ हर एक्टिविटी में एस्ट्रोनॉट्स को पूरी मदद कर रहे थे और इस मदद के बिना अंतरिक्ष में कोई कीर्तिमान बनाना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बैकग्राउंड देख लीजिए, आप समझ गए होंगे क्या बात करने जा रहे हैं। हम बात करने वाले हैं स्पेशल स्टोरी की, आपको दिखाते हैं। तो चलिए, लंच टाइम में वक्त है आज के जायके का। लखनऊ अपनी तहजीब और शाही जायके के लिए पॉपुलर है। स्वाद के शौकीनों के लिए यहां एक से बढ़कर एक ऑप्शंस मौजूद हैं। आज हम आपको लखनऊ के हुसैनगंज इलाके की खस्ता कचौड़ी के स्वाद से रूबरू करवाएंगे। तस्वीरें देखिए, महसूस कीजिए लखनऊ का ये जायका क्यों लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। राजधानी लखनऊ में जब लजीज खस्तों की बात होती है तो आजादी से पहले से चल रही यहाँ की दुकान अजय खस्ते का जिक्र जरूर आता है। यहाँ जो एक बार खस्ते खा लेता है वो बार बार यहाँ आता है। कुछ ऐसा टेस्ट इस दुकान का है। सुबह का समय है, गरम गरम खस्ते आप देखिए यहाँ पर इस वक्त निकल रहे हैं। कैमरामैन संजय तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सुबह का समय ब्रेकफास्ट का टाइम है और यहाँ पर खस्ते खाने लोग आते हैं। गरम गरम खस्ते यहाँ से निकल रहे हैं। दाल डालकर ये खस्ते बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर ये कढ़ाई है और इसमें खस्ते निकलते हैं। पुराना इतिहास इस पूरी दुकान का रहा है। 1927 से ये दुकान राजधानी लखनऊ में है और तमाम ऐसे ग्राहक हैं जो दूर दूर से हुसैनगंज स्थित इस दुकान में आते हैं और सामान ले जाते हैं, खस्ते ले जाते हैं। कब से दुकान है, क्या है? मेरी शॉप जो है ना 1927 में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने एस्टैब्लिश की थी, है ना। तो पहले शॉप में इतना कुछ खास चलती नहीं थी, बस ये रोज का कमाना जाना होता था। ठीक, उसके बाद जो है ना जब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए उसके बाद मेरे दादा ने स्टार्ट किया, तो उसके बाद भी वैसे ही चलता रहा। फिर मेरे दादा की तबीयत खराब रहने लगी, फिर मेरी शॉप कुछ साल तक जो है ना बंद ही रही है। फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही थी, घर में दिक्कतें बढ़ती जा रही थी, तो मेरे प्रेशर सारी मेरी दादी पे आने लगा था। फिर उसके बाद सारा कमांड मेरी दादी ने संभाला, वो दादी ने संभाला। फिर उन्होंने, मेरा जो स्टाफ है, मेरा स्टाफ बहुत पुराना है, ठीक है, एकदम फैमिली जैसे है, ठीक है। उन्होंने मेरी दादी को सपोर्ट किया, सबने मिल के ये शॉप को उसके बाद एस्टैब्लिश किया, खस्ते बनाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसमें इम्प्रोवाइज किया कि क्या चीज़ बेस्ट से बेस्ट सर्व कर सकते थे। सबसे ज़्यादा खस्ते हमारे यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग बहुत पसंद आते हैं कि ऐसे खस्ते इतने सॉफ्ट रहते हैं कि ऊपर से क्रिस्पी रहेंगे, अंदर से एकदम सॉफ्ट। क्या कला है बनाने की खस्ता? हाँ, कला क्या है? कला क्या अब वो तो बत के नहीं बता सकते। कौन सी दाल का उपयोग करते हैं? हाँ, दाल कौन सी उपयोग? उड़द की दाल बनाते। उड़द की दाल से बनाते हैं। क्या पसंद है यहाँ पे आपको? खस्ते। क्या नाम है आपका? फुरकान। खस्ते पसंद है। क्या अच्छा लगता है यहाँ पर? खस्ते। खस्ते खाते हैं या तो पूरी खाते हैं? हर हफ्ते, हर दिन? हर हफ्ते तो नहीं, मतलब हाँ खा लेते हैं। क्या अच्छा लगता है यहाँ पे आपको? यहाँ पर पूरी सब्जी, दो खस्ते, दही जलेबी। आगे तो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वहाँ नहीं जाते हैं? नहीं, यहीं पे सबसे फेमस अच्छा लगता है ना खाने में। टेस्ट यहाँ मिल गया है? टेस्ट यहाँ का है तो और जगह जाने का मन ही नहीं करता। और अब मैं टेस्ट करूंगा कि आखिर कैसा लग रहा है। बढ़िया है। खा ले हम भी। कैसा है? बढ़िया। चलिए हम भी खा लेते हैं। ये गर्मा गर्म खस्ते हैं, ठंड का मौसम और गरम गरम खस्ते, और क्या चाहिए आपको। तो देखिए बहुत गर्म है, लेकिन हम एक जरूर आपके लिए एक बाइट यहाँ पर लेंगे और देखेंगे कि कैसा है। थोड़ा सा आलू लगाएंगे, थोड़ा सा आलू लीजिए। ये लगाई मैंने छोला का मटर। अल्टीमेट टेस्ट है। कोई 35 साल से आ रहा है, कोई 15 साल से आ रहा है। जो टेस्ट है उसमें एक एसेंस है, ऐसा लग रहा है कि काफी पुरानी दुकान है। तो बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के लोग बता रहे हैं, इन्होंने टेस्ट को मेंटेन किया हुआ है। किसी भी दुकान के लिए कारीगरों को मेंटेन करना, एक टेस्ट को मेंटेन करना बड़ी बात होती है। वो शायद आपको लखनऊ के हुसैनगंज से इस अजय खस्ते पर साफ नजर आती है।
कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात समंदर की उफनती लहरों के बीच मिशन जिंदगी की कर लेते हैं। मुंबई में समंदर की उफनती लहरों में हिचकोले खा रही जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जाते वक्त एक स्पीड बोट यात्रियों से भरी दूसरी बोट से टकरा गई और इस हादसे में 115 लोगों को समंदर से बचा लिया गया, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई। उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू करने सबसे बड़ी वो चुनौती मानी जाती है, लेकिन रेस्क्यू में जुटे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को सुरक्षित बचाया और उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नौसेना, तटरक्षक बल, येलो गेट पुलिस और स्थानीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं की मदद से राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया गया। मुंबई में हुए नाव हादसे के बाद कुछ इस अंदाज में समंदर की उफनती लहरों पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया। मदद के लिए पहुंच रहे जवानों ने बिना वक्त गवाए डूब रहे लोगों तक लाइफ जैकेट पहुंचाए, फिर उन्हें एक एक कर ऊपर खींचने का काम किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की तरफ जाने वाली एक पैसेंजर बोट जिसका नाम है नीलकमल, वो यहाँ से ही निकली थी, इसी धक्के से निकली थी, इसी जेट्टी से निकली थी, एलिफेंटा आइलैंड पर सैलानियों को ले जा रही थी। तब एक हादसा होता है, तब एक स्पीड बोट, अब ये स्पीड बोट किस एजेंसी की थी उस बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, पर कहा जा रहा है कि किसी सरकारी एजेंसी की वो स्पीड बोट थी, वो नीलकमल बोट से टकराई, उसकी वजह से नीलकमल बोट कैप्साइज हो गई, डूबने लगी। समंदर की उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना कोई आसान काम नहीं होता। पल पल लहरें आधी डूब चुकी इस नाव को लीलने के लिए तैयार नजर आई और इस डूबती नाव के सहारे ही समंदर में फंसे ये लोग टिके हुए थे। बचाव कार्य में नेवी, कोस्ट गार्ड, मुंबई मरीन पुलिस के बोट्स और जो फिशरमैन हैं उनके बोट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बोट के साथ जो हादसा हुआ नीलकमल बोट के साथ, वो उरन कारंजा के पास हुआ था। हादसे की जानकारी मिलते ही कोस्ट गार्ड, सीआईएसएफ की पेट्रोलिंग टीम और कोस्टल पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। ये जवान समंदर की उफनती लहरों को चीरकर हादसे वाली जगह पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दूर से बनाए गए कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें हादसे के बाद बड़े बड़े जहाज और कुछ बोट उस डूबती नाव के इर्द गिर्द मंडराते दिखे। ऐसे में सबसे पहले छोटी छोटी बोट के जरिए डूब रहे लोगों तक पहुंचने का काम किया गया। समंदर की उफनती लहरों में हिचकोले खा रही जिंदगियों को बचाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन रेस्क्यू में जुटे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को नजदीक ही खड़े दूसरे जहाजों पर पहुंचाया। बाद में नाव हादसे में रेस्क्यू किए गए लोगों को मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब गेटवे ऑफ इंडिया से नीलकमल बोट बीच एलिफेंटा जा रही थी। तभी उत्तरण के पास अरब सागर में बूचर द्वीप के पास नौसेना की गश्ती स्पीड बोट ने सवारियों से भरी इस नाव को टक्कर मार दी। इस जोरदार टक्कर से नीलकमल बोट पलट गई और पानी भरने के बाद नाव डूबने लगी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, लेकिन रेस्क्यू टीम के तुरंत पहुंचने से हालात को काबू में कर लिया गया। बताया गया कि नेवी की जिस स्पीड बोट से यह हादसा हुआ उसका इंजन ट्रायल चल रहा था। ऐसे में आशंकाएं जताई जा रही है कि इंजन में किसी गड़बड़ी की वजह से ये हादसा हुआ। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।